हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप कन्वर्जन, टाइप्स ऑफ एरर, मैक्रो एंड मैक्रो वर्सेस फंक्शन। तो पहले देख रहे हैं टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे लिखा है समटाइम्स यू मस्ट कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। मींस ये क्या कहना चाहता है कि हम अगर एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं उसको बोला जाता है टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे मान लो कि लिखा है इफ यू ट्राई टू डिवाइड टू इंटीजर। जैसे मान लो कि हमारे पास एक 7 नंबर है, एक 2 है। अगर 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, लाइक जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 7/2, तो 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ पे 10 है 3.5। ठीक है, अभी दिक्कत क्या है यहाँ पे देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे डिवीजन किया, अभी हमारे पास है दोनों इंटीजर वैल्यू 7 और 2। ठीक है, तो हमें आउटपुट मिलता है वी गॉट रिजल्ट 3, पर आउटपुट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए। लिखा है देखो, यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट टू बी 3.5 बट वी गॉट रिजल्ट 3 विच इज इनकरेक्ट रिजल्ट। जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, इनकरेक्ट रिजल्ट है। सो इफ यू नीड टू परफेक्ट रिजल्ट, अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी के अंदर दो तरह के कन्वर्जन रहते हैं, एक है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और दूसरा है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो पहले हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। लिखा है इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक डेटा टाइप की एक वैल्यू है जो हम दूसरी डेटा टाइप को दे रहे हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, हमारा कंपाइलर वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके दे देगा। तो इसका एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे है वैल्यू 1 इक्वल टू 7, यहाँ पे है वैल्यू 2 इक्वल टू 2। हमने क्या किया, वही एग्जांपल रिपीट किया है 7/2। और अभी इसके अंदर क्या है कि हमारा जो आंसर वेरिएबल है वो फ्लोट है। हमारा आंसर वेरिएबल क्या है, फ्लोट है। इसमें हमने क्या किया है कि हमारी जो इंटीजर वैल्यू थी, दोनों की दोनों इंटीजर वैल्यू थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट के अंदर। तो ये जो कन्वर्जन रहता है वो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमको खुद से करना नहीं पड़ता। तो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, 3.00 आंसर मिलेगा। बट इस केस के अंदर हमारा प्रॉब्लम क्या रहता है कि हमारा डेटा है वो लॉस हो जाता है। यहाँ पे लिखा है देखो नीचे कि इन दिस केस सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द इंटीजर टू फ्लोट बट इट मे लॉस ऑफ डेटा। तो ये तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो बेसिकली ऑटोमेटिकली कन्वर्जन है, जिसमें कंपाइलर खुद से ही एक डेटा टाइप की एक वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में अंदर कन्वर्ट कर देता है, पर इसके अंदर डेटा लॉस होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ पे लिखा है इन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वी मैन्युअली कन्वर्ट वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। इट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मैन्युअली कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, वही सेम एग्जांपल रिपीट किया है, वैल्यू 1 इक्वल टू 7, वैल्यू 2 इक्वल टू 2। आप देख सकते हो पिछली बार हमने वैल्यू 1 बाय वैल्यू 2 तो लिखा था, पर यहाँ पे आगे फ्लोट नहीं लिखा था। तो हमने क्या यहाँ पे मैन्युअली फ्लोट लिखा है। तो ये क्या होगा कि इंटीजर वैल्यू को वो क्या करेगा, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद वो आंसर वेरिएबल को असाइन करेगा ताकि हमें आंसर प्रॉपर मिले। तो आंसर में क्या मिलेगा, 3.5। तो इस केस के अंदर हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। लिखा है देखो, इट मे नॉट लॉस ऑफ डेटा, वी कैन गेट एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये ध्यान में रखना है। टाइप कन्वर्जन क्या है, दो तरह के टाइप कन्वर्जन हमने पढ़ लिए है, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में डेटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। दूसरा क्या है कि इम्प्लिसिट में कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर, और एक्सप्लिसिट में हमें मैन्युअली कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कन्वर्जन के लिए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एरर इन सी। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ एरर इन अ सी प्रोग्रामिंग। पहला वाला है सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर, एंड फिफ्थ वाला है सिमेंटिक एरर। ठीक है, अब ये सिंटेक्स एरर क्या है यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स में। लिखा है सिंटेक्स एरर आर आल्सो नोन एज द कंपाइलेशन एरर। इसको क्या बोला जाता है, कंपाइलेशन एरर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं
और प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल में क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर है कि नहीं एरर, तो वो दिखाता है, और कौन सी एरर है वो भी दिखाता है। तो इसलिए बेसिकली इसको कंपाइलेशन एरर भी बोला जाता है। लिखा है यहाँ पे दिस एरर्स आर मेनली अकर ड्यू टू द मिस्टेक वाइल टाइपिंग। जैसे आपने टाइपिंग के अंदर कुछ मिस्टेक कर दी है, या फिर कोई जो भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, ठीक है, अभी आप सी पढ़ रहे हैं, सी का जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके कुछ सिंटेक्स फॉलो हम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो एरर आ रही है उसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक सी का प्रोग्राम है, आप देख सकते हो कि जैसे प्रिंटफ है तो प्रिंटफ के पीछे में क्या लगाना पड़ता है, सेमीकोलन साइन लगाना पड़ता है, जो हम भूल गए। तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाएगी उसकी तरह की एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन सिंटेक्स एरर मैंने लिख के रखी है। जैसे मान लो कि आप कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करना भूल गए, कोई वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू ली है पर उसको डिक्लेरेशन नहीं किया है, ठीक है, कोई वैल्यू जो हमने ली है, वेरिएबल लिया है पर बेसिकली वेरिएबल की कोई वैल्यू ली नहीं हमने, और उसका यूज आप यूज कर रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ए लिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरह कि b इक्वल टू a+10, ठीक है। तो ए को इनिशियलाइज कर दिया जैसे मान लो इस तरह, पर ए की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो इस टाइप की जो है उसको भी सिंटेक्स एरर बोला जाता है। सेकंड थिंग यहाँ पे है सेमीकोलन, आप कुछ सेमीकोलन लगाना भूल गए किसी जगह, तो ये भी एक सिंटेक्स एरर ही है, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं रन टाइम एरर। लिखा है व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग, जैसे मान लो आपने प्रोग्राम रन कर दिया एंड इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन व्हिच वी एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो हम जो कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, व्हाटएवर आप जो भी कर रहे हो, पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट इसका नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि डिवीजन बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस टाइप का क्या बोला जाता है, रन टाइम एरर बोला जाता है। तो इस टाइप की एरर फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है कंपाइल टाइम के ऊपर। जैसे मान लो यहाँ पे लिया है इक्वल टू 5 b इक्वल टू a/0, इट मीन्स 5 डिवाइड बाई 0, तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह की एरर है जिसको बोलते हैं रन टाइम एरर। उसके बाद है लिंकर एरर। लिखा है व्हेन दिस एरर अकर, जब इस तरह की एरर आती है, द एग्जीक्यूटेबल इज नॉट जनरेटेड, दिस वुड बी ड्यू टू इनकरेक्ट फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। तो ये कब आती है, जब हम कोई इनकरेक्ट फंक्शन प्रोटोटाइपिंग यूज करते हैं, इनकरेक्ट हेडर फाइल का यूज करते हैं, या कोई और फैक्टर है। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बेसिकली मेन मेथड के अंदर मेन ले रहे हैं, और मेन की जगह आपने मेन कुछ इस तरह लिख दिया, आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे देखो, जैसे हम इंट मेन या फिर वर्ड मेन लिख सकते हैं मेन मेथड के अंदर, ठीक है। तो मेन का जो एम रहता है वो स्मॉल रहता है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल कर दिया। तो इस तरह की जो एरर रहती है उसको बोलते हैं लिंकर एरर बोलते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, देखते हैं लॉजिकल एरर। लिखा है दिस एरर्स प्रोड्यूस द इनकरेक्ट आउटपुट, जब हमारा आउटपुट ही इनकरेक्ट मिल रहा है, एरर नहीं है प्रोग्राम, जैसे आपने कंपाइल किया तो एरर नहीं दिखाएगा और आउटपुट ही इनकरेक्ट दिखा रहा है, तो उस टाइप के एरर को बोलते हैं लॉजिकल एरर। ज्यादातर ये मिस्टेक कौन करता है, जो न्यू प्रोग्रामर रहते हैं, बिगिनर प्रोग्रामर होते हैं ना, वही इस टाइप की मिस्टेक करते हैं ज्यादातर। लिखा है देखो यहाँ पे, सपोज वी वांट द सम ऑफ द टू इंटीजर नंबर, जैसे मान लो कि दो नंबर का सम करना है, पर हमने बेसिकली आउटपुट क्या मिल रहा है, दो इंटीजर का डिवीजन, दो नंबर का डिवीजन मिल रहा है, तो उस टाइप के एरर को क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर, ठीक है। यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, देखो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लूप यूज किया है, ठीक है। अगर आपने लूप नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, और मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे मान लो कि लूप बेसिकली क्या है कि एक ही चीज हमें बार बार प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। तो हमारा जो लूप है बेसिकली यहाँ 3 बार घूमेगा, कितनी बार घूमेगा, 3 बार। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए कि हमारा जो हेलो वर्ड है वो 3 बार लिख के आना चाहिए, और यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, हमें एक ही बार मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है द आउटपुट विल बी डिस्प्ले ओनली वन टाइम। क्यों, बेसिकली यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द फॉर लूप। जैसे फॉर लूप है तो फॉर लूप के एंड में हमने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया गलती से, वो हमारी गलती है। तो सेमीकोलन लगाने से वो एक ही बार घूमेगा, 3 बार घूमना चाहिए इसकी जगह यहाँ पे एक ही बार घूमेगा, तो वो बेसिकली क्या है, लॉजिकल एरर ही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जाते हैं सिमेंटिक एरर। तो सिमेंटिक एरर क्या है, सिमेंटिक एरर्स आर द एरर that occur when the statements are not understandable by compiler। हमारा कंपाइलर जो स्टेटमेंट लिख रखा है प्रोग्राम के अंदर वो समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे लिखा है देखो, एडिंग अ स्ट्रिंग टू इंटीजर विल जनरेट अ सिमेंटिक एरर। इसका एक एग्जांपल भी नहीं यहाँ पे समझा है। देखो लिखा है इंटीजर x इक्वल टू एसएम सोनी। अभी आप जानते हो कि इंटीजर के अंदर नंबर स्टोर करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग स्टोर नहीं करते। तो हमने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया है तो गलती है, तो हमारा कंपाइलर इसको समझ नहीं पाएगा। तो इस टाइप की एरर क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर। दूसरा देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि पी क्यू आर यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिखा है पी इंटू क्यू इक्वल टू आर, हमें लिखना चाहिए था कुछ इस तरह।
आर इक्वल टू पी इंटू क्यू, और हमने गलती से क्या लिख दिया, पी इंटू क्यू इक्वल टू आर। तो इस टाइप के एरर भी क्या बोला जाता है, सिमेंटिक एरर बोला जाता है। तीसरा वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है इंटीजर p, लिखा है p इक्वल टू p प्लस 5। तो बेसिकली p तो हमने यहाँ पे यूज किया, पर p की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, डिफॉल्ट वैल्यू तो कुछ होनी चाहिए ना। तो इस टाइप के एरर में क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर ही बोला जाता है। ठीक है, फाइन। आगे जाते हैं, देखते हैं मैक्रो। मैक्रो बेसिकली क्या है, मैक्रोस इन सी आर वेरी यूजफुल एट मल्टीपल प्लेसेस टू रिप्लेस द पीस ऑफ कोड विद अ सिंगल वैल्यू ऑफ द मैक्रो। तो आपको एक शॉर्ट सेंटेंस में समझा देता हूँ। मैक्रो बेसिकली क्या है कि मैक्रो आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मैक्रो बेसिकली क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आपने एक बार डिक्लेयर कर दी, तो वही वैल्यू, वही वेरिएबल आप जब यूज करोगे किसी भी जगह, किसी इस सेम प्रोग्राम के अंदर, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आपने जो डिक्लेयर की है वही यूज करनी है, हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे आपको एक एग्जांपल के तो समझाता हूँ। मैक्रो पहले किस तरह डिक्लेयर करना है, तो लिखना है पहले हैश डिफाइन, उसके बाद मैक्रो का नाम, उसके बाद क्या लिखना है, वैल्यू। ठीक है, जब कभी भी मैक्रो आप डिक्लेयर करो तो मेन मेथड के ऊपर डिक्लेयर करना है, और हमारी जो हेडर फाइल है उसके नीचे डिक्लेयर करना है। ठीक है, दूसरी एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे मैक्रो का नाम यहाँ पे दिया है, तो सेम मैक्रो का नाम हम रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है देखो, टू मैक्रो कोड नॉट हैव द सेम नेम, दो मैक्रो के नाम सेम नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो यहाँ पे लिया है एस डिफाइन पाई 3.14। ठीक है, अभी पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 हो गई, अभी सेम नाम का मैक्रो मैं बनाता हूँ इसके नीचे, जैसे मान लो कि जिस तरह बना दिया कि हैश डिफाइन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया पाई, और उसकी वैल्यू में यहाँ पे मैंने लिख दी दोबारा से 3.15। ठीक है, तो पहले ये लिया फिर इसके बाद ये लिया, तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पाई वाला जो मैक्रो है, पाई नाम का मैक्रो हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया है, तो सेम मैक्रो नेम हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, पाई की वैल्यू 3.14 है, तो जहां जहां पे हम प्रोग्राम के अंदर पाई का यूज करेंगे उसकी वैल्यू 3.14 फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे नीचे डिक्लेयर किया देखो, वंस यू डिक्लेयर पाई एज अ मैक्रो यू मे यूज इट्स वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम, वी कैन चेंज द पाइज वैल्यू इन द होल प्रोग्राम वंस डिक्लेयर। एक बार आपने पाई की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, दोबारा से उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट प्रोग्राम, तो ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, तीन तरह के मैक्रो रहते हैं, पहला है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, दूसरा है फंक्शन लाइक मैक्रो, और चौथा है चेन लाइक मैक्रो। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो हमने पहले से देख लिया है। ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी है कि मैक्रो का जो नाम हम डिक्लेयर करते हैं बेसिकली हम कैपिटल कैरेक्टर में डिक्लेयर करते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है, पर टेक्निकल नॉर्म्स, एज पर टेक्निकल नॉर्म बेसिकली क्या होता है कि कैपिटल लेटर में ही वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो मैक्स लिया है, मिन लिया है, पाई लिया है, वो सब कैपिटल में ही लिया है, और इस तरह के जो मैक्रो डिक्लेयर किए है वो बोले जाते हैं ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। ठीक है, उसके बाद है फंक्शन लाइक मैक्रो, ये फंक्शन की तरह काम करता है। सी प्रोग्राम में एक टॉपिक है हमारा फंक्शन, वो आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी देख लेते हैं कि फंक्शन लाइक मैक्रो क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया है, आपको एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये पाई की वैल्यू यहाँ पे ली है 3.14, यहाँ पे फंक्शन लाइक मैक्रो लिया है, फंक्शन का नाम लिया है एरिया, उसके अंदर हमने आर को पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, पाई इंटू आर, पाई मीन्स ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, पाई क्या है, ऊपर वाली वैल्यू, इट मीन्स ऊपर वाला मैक्रो। इट मीन्स हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो को फंक्शन लाइक मैक्रो के अंदर यूज किया है। ठीक है, तो उसको चेन लाइक मैक्रो भी बोला जाता है, देखो नीचे लिखा है यहाँ पे कि वन मैक्रो इनसाइड अनदर मैक्रो, मीन्स एक मैक्रो के अंदर हम दूसरा मैक्रो अगर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं चेन लाइक मैक्रो। As per above example, we can use object like macro pi into function like macro। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं अपने, जहाँ पे लिया है रेडियस इक्वल टू 1.3, फ्लोट एरिया करके एक वेरिएबल लिया है, और हमने फंक्शन लाइक मैक्रो को कॉल कर दिया, और उसके अंदर हमने रेडियस को पास कर दिया। इट मीन्स रेडियस की जो 1.3 वैल्यू थी हमने यहाँ पे पास कर दी, वो चली जाएगी आर के अंदर। ठीक है, फिर आर क्या करेगा, यहाँ पे उसको वैल्यू को डाइवर्ट कर देगा, तो कुछ इस तरह हमारा रहेगा लाइक 3.14 इंटू 1.3 इंटू 1.3। ठीक है, जो भी आंसर रहेगा वो हमारा इस एरिया नाम के जो वेरिएबल है जो हमने बना के रखा है उसके अंदर आ जाएगा, और उसको आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह फंक्शन लाइक मैक्रो को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ प्री डिफाइंड मैक्रो यहाँ पे है सी के अंदर, ज्यादातर इसका यूज नहीं रहता है, और काइंडली आपको नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है कि कौन कौन से प्री डिफाइंड मैक्रो है जो हम यूज कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर।
पहला वाला है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो बेसिकली करंट डेट के लिए हम यूज करते हैं, हमारी जो करंट डेट है वो इस फॉर्मेट के अंदर हमें दिखाएगा, मंथ डेट एंड ईयर। फाइल है तो फाइल का नाम रिटर्न करेगा, लाइन है तो करंट लाइन नंबर रिटर्न करेगा। एसटीडी से बेसिकली किसके लिए, सक्सेसफुली कंपाइलेशन के लिए, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 1। ठीक है, उसके बाद है टाइम, तो करंट टाइम दिखाएगा। हमारा जो टाइम फॉर्मेट है बेसिकली इस फॉर्मेट के अंदर दिखाएगा, पहले आवर आएगा उसके बाद मिनट आएगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैक्रो के कुछ एडवांटेजेस लिखे मैक्रो रिड्यूस रिपीटेड कोड एंड सेव ओवर टाइम। ठीक है, तो मैक्रो बेसिकली क्या रहता है कि जैसे मैक्रो हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उस वेरिएबल की वैल्यू हमें बार बार डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, जो हमने पहले से डिक्लेयर करके रखी है वही वैल्यू को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिपीटेड कोड, बेसिकली रिपीट कोड जो है वो हमें लिखना नहीं पड़ता, उससे हमारा टाइम भी बच जाता है। सेकंड पॉइंट है मैक्रो इंक्रीज रीडेबिलिटी बाय डिफाइनिंग अ सिंपल मैक्रो फॉर अ कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हो और उसके अंदर मैक्रो का यूज कर रहे हो तो हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क के अंदर जो मैक्रो आप यूज करते हैं तो हमारा जो टास्क है वो इजी हो जाता है। ठीक है, हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मैक्रोस कैन बी एनेबल और डिसेबल सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एंड देयरफॉर बी यूजफुल फॉर डिबगिंग। तो ये क्या कहना चाहते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड का मीनिंग क्या है, जैसे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, इसके अंदर जो भी आप कोड लिख रहे हैं ना तो उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम मैक्रो को एनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता कब रहती है, जब हम प्रोग्राम को डिबग करते हैं। डिबग का मीनिंग क्या है कि प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, तो मैक्रो को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इससे हमारा डिबगिंग जो है वो एकदम इजी हो जाता है। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट है मैक्रोज आर फास्टर। मैक्रो जो है वो फास्टर है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, यहाँ पे देख लीजिए। पहला वाला है मैक्रोस डोंट डू टाइप चेकिंग। मैक्रोस क्या है, टाइप चेकिंग नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है मैक्रोस कैन समटाइम्स मेक कोड डिफिकल्ट टू डिबग। मैक्रोस को कोड को डिबग करना है तो वो बेसिकली समटाइम्स क्या हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। और मैक्रोस इंक्रीज द कोड साइज आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के बाद मैक्रोस के जो कोड साइज है वो बढ़ जाती है। तो ये 3 एडवांटेजेस है मैक्रो के, जो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मैक्रो वर्सेस फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैक्रो जो है वो प्री प्रोसेस है, फंक्शन से वो कंपाइल है। मैक्रोज है उसमें टाइप चेकिंग नहीं होती है, फंक्शन के अंदर टाइप चेकिंग फैसिलिटी होती है। मैक्रोज क्या करता है, कोड लाइन को इंक्रीज करता है, जो फंक्शन है वो कोड लाइन को डिक्रीज करता है। मैक्रो एग्जीक्यूशन इज फास्टर, फंक्शन एग्जीक्यूशन इज स्लोअर। बिफोर कंपाइलेशन मींस कंपाइलेशन से पहले मैक्रो बेसिकली क्या करता है, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। सेम थिंग फंक्शन के अंदर क्या होता है, कॉलिंग में से कॉल में आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, वो फंक्शन में हम पढ़ेंगे। मैक्रोज आर यूजफुल व्हेन स्मॉल कोड इज रिपीटेड मेनी टाइम। मैक्रो कहाँ पे यूज होता है, स्मॉल कोड बेसिकली हम यूज करते हैं, वहां पे मैक्रोज का यूज कर सकते हैं। और फंक्शंस आर यूजफुल व्हेन लार्ज कोड इज टू बी रिटन। अगर कोई बड़ा वाला कोड लिखना है और सेम कोड रिपीट होता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। मैक्रोज डज नॉट चेक एनी कंपाइल टाइम एरर। मैक्रोज कंपाइल टाइम एरर को चेक नहीं करता है, फंक्शन जो है वो कंपाइल टाइम एरर को चेक करता है। तो मैक्रोज और फंक्शन के कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ पे बताया जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगर इस पीपीटी के अंदर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी क्वेरीज है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए।